अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 37 है। चैप्टर 6 हम कर रहे हैं जी। इंटरनल कंट्रोल्स का चैप्टर है। तो इसमें हमने कल तो बेसिकली कंट्रोल्स डेवलप करना भी सीखे हैं कि किस तरह पहले हम रिस्क देखते हैं, उस रिस्क के अगेंस्ट हम कोई कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जो कि ऑब्वियसली उसी रिस्क का ऑपोजिट होता है कि यार अगर ये काम हो जाए ये मकसद अचीव हो जाए तो ये रिस्क मेरा एंड हो जाएगा। फिर हर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट हम कंट्रोल्स डेवलप करते हैं, ये जहन में रखते हुए कि प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव कंट्रोल्स हमने बनाने की कोशिश करनी। ठीक है जी। अब ये मैनेजमेंट का बेसिकली काम होता है, लेकिन ऑब्वियसली ऑडिटर मस्ट हैव अ थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कंट्रोल्स। इन्हीं कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग की बेस पर फिर ऑडिटर साहब क्या करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं। इंतहाई ईजी है कि भाई जो जो कंट्रोल्स बोले हैं मैनेजमेंट ने कि ये हमने लगाए हुए हैं, उन्हीं कंट्रोल्स को बस टेस्ट कर लेना। मैनेजमेंट कहती है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है, देख लें वहाँ पे ऑब्जर्व कर लें सेग्रीगेशन ड्यूटी है या नहीं। मैनेजमेंट कह रही है कि पासवर्ड्स हमने लगाए हुए हैं, टेस्ट डाटा करके देख लें, एंटर करके देखें। इसको रीपरफॉर्मेंस भी कहते हैं। अगर आप वो 7 प्रोसीजर्स जेहन में रख लेना, आप उसी में से निकाल सकते हैं कि भाई उसमें से मैं कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज़ करके प्रोसीजर बना सकता हूँ। बड़ा ही इजीली बन जाता है। लेकिन ऑब्वियसली वही है कि जब तक सीरियस नहीं लेंगे, कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ेंगे, रट्टे मारेंगे, तो भाई ये चीज़ें नहीं होनी, हम मसाइल पैदा करेंगी। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि भाई प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी, ये बड़ा ही इजीली हो जाएंगी। नहीं करेंगे तो भाई ऑडिट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ही नहीं। इसको जो थ्योरेटिकल समझते हैं, अभी तक हमारा आई बिलीव कोई 40% प्लस हमारा सिलेबस कवर हो चुका है। ठीक है, तो अगर हम इसको थ्योरेटिकल अभी तक समझ रहे हैं तो ये आई थिंक हमें वैसे ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी अप्रोच बिल्कुल ही सही नहीं है। ये भाई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक आपका जजमेंटल सब्जेक्ट है, और जजमेंट हमारी और एग्जामिनर की जजमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा जब तक कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, टेस्ट देंगे, टेस्ट तो एक मतलब समझ लें कि इंतहाई एक मामूली सी चीज़ है जो करनी ही करनी है, वो उसके बगैर तो वो फ़र्ज़ है, गुजारा ही नहीं है। लेकिन सिर्फ टेस्ट देने से भी पास नहीं होने वाला है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, लिख लिख कर सवाल करना ज़रूरी है। ठीक है, वो इतने करने हैं कि हमारे जो आंसर्स हैं वो एग्जामिनर की जजमेंट के मुताबिक, उसके मुताबिक बनते जाएं, फिर वो इंशाल्लाह इजीली निकल भी जाएगा। लेकिन वही मेहनत मांगता है, ये कोई शुगल थोड़ी है। ठीक है। अच्छा जी, कल हमने सेल्स सिस्टम को पढ़ा था कि सेल्स सिस्टम के अंदर हमने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। मैंने कहा था कि वो आई कैप की मर्जी है, उन्होंने कर लिया डिवाइड, हमें भी अब पेपर में तो इसी तरह जाना पड़ेगा। अदर देन दैट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं 3 में डिवाइड करो, आप ज़्यादा में भी कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है। अब आज हमने परचेजेज एंड एक्सपेंसेस सिस्टम पढ़ना है, मतलब इसमें परचेजेज भी आ रहे हैं और उसके अलावा भी जो एक्सपेंसेस आपके होते हैं, मतलब आपके समझ लें कोई ऑफिस सप्लाईज वगैरह आ रही हैं, आप समझ लें रिपेयर मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस हैं, आप समझ लें कि कोई स्टेशनरी वगैरह की आइटम्स हैं, लीगल एक्सपेंसेस, मतलब जो भी आमतौर पे एक्सपेंसेस होते हैं वो भी वो इंक्लूड कर रहा है। पे रोल को वो इसमें नहीं कर रहा। पे रोल मतलब सैलरी, उसके ऊपर उसने अलग से आगे पे रोल सिस्टम पूरा बनाया, क्योंकि सैलरी का असल में तरीकाकार बिल्कुल डिफरेंट होता है ना। बाकी आपने कोई एक्सपेंस करना है तो आप शॉप से जाते हो, उस तरह ऑर्डर लेते हो और चीज़ आती है, परचेज ऑर्डर बनता है, वो सारा कुछ वैसा ही होता है। सैलरी का सिस्टम और है थोड़ा, सैलरी शीट्स प्रिपेयर्ड होती हैं वो डिफरेंट, इसलिए उसने उसको डिफरेंट बताया हुआ है। तो जी चलते हैं फिर परचेजिंग एंड एक्सपेंस सिस्टम। तो इसमें भी उसने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये बस आज मैंने ब्रीफली थोड़ा सा बताना है, क्योंकि अप्रोच आपको समझ आना ज़रूरी है। अप्रोच आपने अंडरस्टैंड करनी है, और जिस किसी वर्ड में कोई टेक्निकल जार्गन आपको लगता है उसमें मसला आता है तो आपने पूछ लेना है। ठीक है, क्योंकि ये अप्रोच बड़ी ज़रूरी है। मैं इधर अब ऑब्वियसली अब लाइन बाय लाइन आपको रट्टा तो नहीं इसका लगवा सकता कि जी क्या है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बेसिक यही है कि अप्रोच क्या है। ठीक है, वो समझ आ गई तो आप लोग इजीली इसको बना भी सकते हो, अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। अच्छा, वो ये कह रहा है कि परचेजेस एंड एक्सपेंस सिस्टम जो है हमारा, ठीक है भाई, तो बेसिकली वो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। जैसे हमने कल सेल्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करके हर हिस्से के अलग अलग रिस्क, अलग अलग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, अलग अलग कंट्रोल्स, और सबके ऊपर फिर अलग अलग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगे हैं। तो जिस तरह याद करें जी, सेल्स के अंदर हमने क्या कहा था, सबसे पहला हमारा क्या होता है, रिसीविंग ऑर्डर। ऑर्डर रिसीव करने में मसाइल आ रहे थे, हमने उसको रखा था।
इसमें ऑर्डर रिसीव तो नहीं करना, ऑर्डर प्लेस करना है, प्लेसिंग ऑर्डर। हमें लगता है कि ऑर्डर प्लेस करते हुए भी बड़े मसाइल आते हैं, अभी देखेंगे। रिस्क तो होते हैं, जहां जहां पे रिस्क होता है मैनेजमेंट ने ऑब्वियसली वहां पे कंट्रोल्स तो डेवलप करने हैं, वरना फायदा क्या कंट्रोल्स का, ठीक है। और जहां पे रिस्क नहीं है उसको इग्नोर करें, ठीक है। अच्छा, देन हमारा जैसे प्लेसिंग ऑर्डर था, उसके बाद उधर क्या आता था, डिस्पैचिंग गुड्स, उसमें इधर क्या रहेगा, रिसीविंग गुड्स। ऑब्वियसली इसमें गुड्स वगैरह आपकी जो है वो रिसीव होनी है। उधर था डिस्पैचिंग गुड्स एंड इनवॉइसिंग कस्टमर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसीविंग। सिर्फ गुड्स नहीं है, सर्विसेज भी होती है ना, तो इसलिए रिसीविंग गुड्स एंड सर्विसेज, वहां पर भी ये आ सकता है डिस्पैचिंग गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन सर्विस में डिस्पैच नहीं की जाती, डिलीवर की जाती है। वैसे वर्ड उसके लिए डिलीवर का यूज होता है, वो आप लिख सकते हैं। रिसीविंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिसीविंग इनवॉइसेज। अब हमने इनवॉइस भेजनी नहीं है, हमें इनवॉइस आनी है। सेल्स के टाइम पे जो हम इनवॉइस भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं जी, सेल्स इनवॉइस। परचेज के टाइम पे हमें जो इनवॉइस आती है उसको क्या बोलते हैं, परचेज इनवॉइस, ठीक है। फिर हमारा एक और मसला, वहां पे भी रिकॉर्डिंग का था, यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग का, रिकॉर्डिंग एंट्रीज, जनरल एंट्रीज लिखते हैं भाई। एंट्री करते हुए हमें जो है वो मसाइल आते हैं, ठीक है जी। तो भाई उसने कहा जी सेम बेसिक अप्रोच जिस तरह आपने सेल्स सिस्टम के लिए ली थी उसी तरह ही ली जा सकती है, लेकिन ऑब्वियसली इसका जो है वो डिफरेंट होगा। उसने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये कोई कंप्रीहेंसिव लिस्ट नहीं हमने आपको प्रोवाइड की। वो बार बार बेचारा आईकैप आपको ये बावर करवाने की कोशिश कर रहा है कि भाईजान ये कोई रट्टा नहीं मार रहा है, सिर्फ इसी लिस्ट की बेस पर नहीं, मैं जब पेपर में क्वेश्चन करूंगा तो आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए भी लिखना है। तो दिमाग कब हमारा इस्तेमाल होगा, जब हमें अप्रोच की समझ आएगी, जब हमें कंट्रोल्स बनाना आएंगे, ठीक है। तो वो आपको कह रहा है वो बार बार, तो फिर पेपर में आता है क्वेश्चन, फिर स्टूडेंट कहते हैं सर वो पता ही नहीं लगा, समझ नहीं आई, पता नहीं कौन से कंट्रोल थे। तो भाई जब आप रट्टे मारोगे तो फिर कंट्रोल्स कहाँ से आपको पता लगने, ठीक है। तो अप्रोच को समझें ताकि खुद बनाएं, बन जाते हैं इजीली। अच्छा, अब जैसे जी यहाँ पर भी हमने वही पहले रिस्क कंट्रोल, प्रिंसिपल कंट्रोल, TOC, इसके भी निकाल लेने। बात जेन में रखनी है कि भाई जब इसके बना रहे हो ना तो समझो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये नहीं पड़े हुए, ये है ही नहीं, आपने सिर्फ इसके अंदर खेलना है। ऑर्डर प्लेस करने तक के रिस्क, उन्हीं रिस्क के अगेंस्ट कंट्रोल्स, उन्हीं कंट्रोल्स के अगेंस्ट रिस्क के अगेंस्ट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, उन्हीं कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट कंट्रोल, और फिर उनका TOCs। सिंपल आपने यहाँ तक रहना। जैसे रिस्क देखें जी, उसने कहा कि भैया ऑर्डर्स प्लेस करते हुए रिस्क हमारे क्या हैं, जैसे कि ऑर्डर्स फॉर गुड्स और सर्विसेज आर मेड विदाउट अप्रूवल और ऑथराइजेशन। जिसका मर्जी दिल करता है वो भाई ऑर्डर प्लेस कर, होता होगा ना इस तरह, ये तो बड़ी, ये इंतहाई नॉर्मल चीज़ है कि हर बंदे को लगता है मुझे एक चीज़ चाहिए, वो कोई अप्रूवल नहीं लिया, चलो यार देख लेंगे जब नज़र में आएगी, चलो ऑर्डर कर दो। पता नहीं पैसे पड़े भी हुए हैं इतने या नहीं, या हो सकता है कि चीज़ ही पड़ी हो वेयर हाउस के अंदर और आप सीधा इधर ऑर्डर मार जा रहे हैं, ठीक है। ये एक रिस्क है। फिर ऑर्डर्स मे बी प्लेस विद सप्लायर्स हु आर नॉट ऑन द अप्रूव्ड लिस्ट। देखें, जिस तरह कस्टमर लिस्ट होना लाजमी है, कस्टमर लिस्ट मौजूद हो, क्रेडिट लिमिट्स एलोकेट की गई हो कि भाई इससे ज़्यादा का उधार नहीं देना, तो भाई सप्लायर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सप्लायर्स क्या होते हैं, उनकी भी एक लिस्ट होती है। आप सिस्टम में जब भी एक नया सप्लायर डालते हो उसका नेम, NTN, CNIC अगर वो पर्सन है तो, या रजिस्ट्रेशन नंबर कंपनी है तो उसका एड्रेस, उसकी आइटम्स कौन कौन सी, उसके साथ अगर कोई रेट तय हुआ है वो लिख देते हैं। एग्रीमेंट अगर उसके साथ हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी फलान रेट तक कि भाई इसी रेट के ऊपर चीज़ें देगा, वो लिखते हैं। उसकी लोकेशंस क्या हैं, वो किस तरह टर्म्स एंड कंडीशन है, किस तरह डिलीवर करेगा, पैसे वो पे करेगा, आप करेंगे डिलीवरी के, मतलब इस तरह की बेशुमार चीज़ें। ये आप सप्लायर लिस्ट एक मेंटेन कर रहे होते हो। जब भी आपने कोई सप्लायर ऑन बोर्ड करना होता है, हमेशा आप पहले उसकी डिटेल्स लेते हैं, डायरेक्ट प्रॉपर स्क्रूटनी करते हैं, फिर आप उसको करते हैं, देन आप हमेशा उस ही सप्लायर से ऑर्डर प्लेस करते हैं। अगर आप कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल पहले से कोई सप्लायर पड़े हुए, उनके पास ऑर्डर जो मुझे चीज़ चाहिए वो है ही नहीं, तो भाईजान एक नया सप्लायर ढूंढो, पहले सिस्टम में अप्रूव करवाओ, सिस्टम में लिस्ट में डलवाओ, फिर उससे करो। अदरवाइज तो हर बंदा अपने अपने सप्लायर से करता रहेगा। इससे नुकसान क्या होता है, इससे नुकसान ही होता है, एक तो आपकी किसी एक सप्लायर के साथ इतनी बन नहीं पाती, सेकेंडली जो डिस्काउंट्स आपको मिल सकते होते हैं, ठीक है, जाहिर है एक बंदे से आप खरीदते रहते हो, आपको बेहतर रेट देता है। थर्ड ये है कि पता नहीं यार वो अगला जो होगा सप्लायर जो अननोन है, जो ऐसे रैंडम आपने उठा लिया, पता नहीं उसकी क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्या है, तो बहुत से मसाइल हैं। इस वजह से भाई अप्रूव्ड लिस्ट होना सप्लायर की इंतहाई ज़रूरी है। तो ये एक रिस्क है कि भाई आप लिस्ट में से नहीं उठाते, किसी और से कर लेते हैं। देन कह दी फॉर लार्ज ऑर्डर सप्लायर्स आर नॉट आस्क्ड टू सबमिट टेंडर्स।
व्हेन सप्लायर्स आर आस्क्ड टू टेंडर द ऑर्डर माइट नॉट बी गिवन टू सप्लायर कोटिंग द लोएस्ट प्राइस। हाँ, कहता है ये भी एक फटा है, ये भी एक फटा है। जो लार्ज ऑर्डर्स हैं करोड़ों के लाखों के, ये उसने अमाउंट तो नहीं स्पेसिफाई किया, हम खुद वैसे एग्जांपल के तौर पे कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपको एक्चुअल एक चीज़ बताता हूँ। जैसे पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी पेपरा, वो ये करती है कि जो भी सरकारी कंपनीज हैं पाकिस्तान में, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, उनके ऊपर ये लाजिम है कि अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा की कोई भी गुड्स या सर्विसेज खरीद रहे हैं किसी भी टाइम पे, कोई भी कंपनी सरकारी अगर 2 लाख से ज़्यादा की गुड्स या सर्विसेज खरीद रही है, उनके ऊपर लाजमी है, कानून बना हुआ है कि आपने टेंडर फ्लोट करना है। टेंडर से मुराद क्या होता है, पूरी जनता को इनवाइट करना है कि भाई जो जो ये वाली गुड्स देना चाह रहा है, जो जो बंदा ये वाली सर्विस देना चाह रहा है, वो आके हमें अपने प्रपोजल सबमिट करवाए। प्रपोजल क्या होता है जी, आप अपनी पेशकश ऑफर दें हमें बेसिकली, ठीक है। या आपने बिजनेस लॉ में पढ़ा होगा कि टेंडर इज एन इन्विटेशन टू ऑफर नॉट एन ऑफर, कि टेंडर जो गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक सेक्टर कंपनी की तरफ से आ रहा होता है वो ऑफर नहीं होती, वो एक आपको इनवाइट कर रहे होते हैं कि भाईजान आप आके ऑफर करें। तो आप लोग फिर जाते हो 2 चीज़ें लेकर, ये समझ लें ज़रा गौर से। एक होता है टेक्निकल प्रपोजल। टेक्निकल प्रपोजल से मुराद है कि आप कितने के कॉम्पिटेंट हैं उन गुड्स को डिलीवर करने में या सर्विसेज को डिलीवर करने में, उसमें आपका एक्सपीरियंस सारा होगा, आपका रेवेन्यू कितना है, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए, मतलब टेक्निकल चीज़ें आ रही हो। और एक होता है फाइनेंशियल प्रपोजल, ठीक है। फाइनेंशियल प्रपोजल में अमाउंट पे कितने पे आप कर रहे हैं। अच्छा, अब मोस्टली जो है वो तो अनलेस चीज़ बहुत ही टेक्निकल हो, मतलब कोई आपने कोई सर्विसेज लेनी है बड़ी टेक्निकल किस्म की, वहाँ पर आपके कंसर्न मेन शायद हो जाता है टेक्निकल साइड पे कि यार बंदे तगड़े हो, पैसों पे देख लेंगे। वो ना फिर वेटेज दी होती है कि टेक्निकल को भी कुछ स्कोर दिया होता है, यार इतना स्कोर उसका है, इतना स्कोर उसका है। मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, 5 से 10 साल एक्सपीरियंस है तो इतने नंबर हैं, 1 से 5 साल एक्सपीरियंस है इतने नंबर हैं, इतने ऑफिस हैं तो इतने नंबर हैं। तो कर आके मतलब एक डिटेल में वो चीज़ होती है, तो वेटेज भी दी जाती है दोनों को अलग अलग। टोटल फिर जिसकी वेटेज हो ना बंदे की, हो सकता है कि टेक्निकल में 70 नंबर है, ठीक है, या आप कह लेंगे अगर 50-50 थे दोनों के एवरेज, तो टेक्निकल में लेट से बंदे के आगे 45, दूसरी तरफ आए 30 नंबर, 75 आ गए। एक बंदे के क्या है जी, टेक्निकल के अंदर 40 हैं लेकिन दूसरी वेटेज में उसके आप समझ लें कि 50 बन गए या 45 बन गए, इस तरह, तो वो उधर से विन कर गया, तो वेटेज एक निकालनी होती। खैर इस तरह करके अब जो टेक्निकल बहुत बड़ी चीज़ें होती है उसमें तो टेक्निकल को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, लेकिन ये नहीं कि फाइनेंशियल को साइड कर दिया जाता है। देखें ना, अगर कमर्शियल सेंस ही नहीं बन रही, एक चीज़ टेक्निकली तो बहुत वायबल है लेकिन वो इतनी की महंगी मिल रही है कि ज़रूरत ही नहीं है फिर उतनी लेने की, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन कई बार चीज़ें क्या होती हैं, मोस्टली वो फाइनेंशियल प्रपोजल पर फॉल कर रही होती हैं कि भाई वो प्राइस लोएस्ट होनी चाहिए। अब इनका रिस्क ये है यहाँ पे कि यार एक तो पहले नंबर पर टेंडर नहीं फ्लोट होता, रिस्क है कि अक्सर हमने कोई 2.5-3 लाख की अमाउंट देखी, 5 लाख की, 50 लाख की, वो टेंडर ही नहीं होता, किसी मर्जी के सप्लायर को अप्रूव्ड लिस्ट में से ही लेट से उठा कर दे देते हैं। ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब टेंडर होता है ना, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आती है, ज़्यादा बेहतर रेट, ज़्यादा बेहतर सप्लायर आपको मिल सकता है। जाहिर है इतने ज़्यादा लोग आएंगे, कंपटीशन एक डेवलप होगा, और टेंडर में ही होता है किसी को नहीं पता होता कि किसने क्या कोट किया है। बंद एनवेलप, सील्ड एनवेलप्स होते हैं, वो आप भिजवा देते हैं, वो सबकी मौजूदगी में एक बार ही खुलते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ लीगल, जो जैसे होना चाहिए। ज़ाहिर है बीच में एक्सेप्शंस हैं, 2 नंबरियाँ होती हैं, लेकिन मैं लीगल बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरह होना चाहिए। हमने खुद अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऑडिट फर्म से कई टेंडर्स विन किए हैं गवर्नमेंट के ऑडिट्स के, असाइनमेंट्स के, तो और भी बहुत फर्म्स करती हैं विन। खैर हमने तो अल्लाह का शुक्र है जो किए हैं उसमें हम भी साफ़ ही गए हैं और अगले भी साफ़ ही आए उधर, मतलब अगर कोई 2 नंबरी हमने अभी इस लेवल पे तो नहीं देखी, लेकिन जाहिर है अभी तो ज़िंदगी अल्लाह खैर करे पड़ी हुई है, तो फिर देखेंगे कि क्या क्या मामला होते हैं। अभी तक तो शुक्र है सही है। तो इससे होता क्या है जी, जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है, प्रोक्योरिंग एजेंसी से मुराद कंपनी, मतलब जिस कंपनी में बात करें, उनको फ़ायदा हो जाता है क्योंकि ज़्यादा लोग आते हैं, हर बंदा, मतलब हमने भी कई बार ये किया कि टेंडर विन करने के लिए बहुत ही कम रेट लगाया, क्या चलो टेक्निकली तो ठीक है बराबर आ जाएंगे, रेट ज़रा कम लगा देते हैं, कई बार कम लगाया, इवन लॉस के ऊपर भी काम किया हुआ है ताकि एक क्लाइंट बन जाए, ठीक है। तो मतलब ये डिफरेंट चीज़ें इस तरह हो जाती हैं, तो कंपनी को लेकिन फ़ायदा हो जाता है। अब वो हमारा रिस्क इधर कंपनी का क्या है कि भाईजान ऑर्डर जो है वो हमारा हम टेंडर नहीं फ्लोट करते, टेंडर फ्लोट हो भी जाए तो अगला उन्होंने रिस्क फिर लिख दिया कि भाई फिर भी हम लोएस्ट प्राइस वाले को नहीं देते, ये एक रिस्क है, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली गलत है। अब हमारे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव इसके क्या होने चाहिए, जैसे पहला हमने कहा कि जी अनअप्रूव्ड होते हैं जी, विदाउट अप्रूवल चले जाते हैं, तो हम सिंपल लिखते हैं ऑल परचेज ऑर्डर मस्ट बी अप्रूव्ड। ये अगर हमारा मकसद पूरा हो जाए, अब अप्रूव होने किस तरह से वो कंट्रोल्स बताएंगे, बात मेरी कर रहे हैं ना फॉलो, मैं आपको इंशाल्लाह इतनी बार ही बात करूंगा,
कि शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, लेकिन ये तब उतरेगी जब आप दिमाग खोल कर, अगर तो होता ना जहन में, मेरे भी कई बार होता था कि यार कोई नहीं बाद में देख लेंगे यार बाद में देख लो, अगर वो वाला जहन है ना फिर नहीं समझ आनी। दिमाग खोल कर समझना है बात को, ठीक है, जो क्वेश्चन है फौरन रेज करना है, अदरवाइज समझ नहीं आएगी। अच्छा अब देखें रिस्क क्या था जी कि अप्रूव नहीं होते, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है यार, अप्रूव करना स्टार्ट कर दो, बस ऑब्जेक्टिव ही है, करना किस तरह से हो आगे देखते हैं। दूसरा रिस्क क्या था कि जी लिस्ट में से नहीं आते, सिंपल क्या है, लिस्ट मेंटेन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ओके। फिर आगे जी टेंडर फ्लोट नहीं होते, टेंडर फ्लोट करना स्टार्ट कर दो, सिंपल। ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव कितना इजी, उसने कहा ना कि लार्ज ऑर्डर्स के लिए टेंडर्स नहीं होते, देखें उसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपैरेटिव प्राइस कोटेशन शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉर ऑल लार्ज ऑर्डर्स। कंपैरेटिव प्राइस कोटेशन से मुराद है वही टेंडर की बात कि कंपेटिटिव प्राइस हो, मतलब कंपटीशन में हो, उधर से एक प्राइस है वो जाहिर कम होगी, तो सिंपल उसने लेती है, ठीक है। प्रिंसिपल कंट्रोल्स, अब इन्हीं को कंट्रोल्स को देखने के लिए क्या है भाई, देखें हमने कहा ये प्रॉपर्ली ऑथराइज होना चाहिए, तो आप कह रहे हैं ये एसओडी करें, सेग्रीगेशन ड्यूटीज करें, बनाने वाला परचेज ऑर्डर कोई और है, अप्रूव करने वाला कोई और है, ऑथराइज करने वाला कोई और है, ठीक है, सेंड करने वाला कोई और है। ये डिपेंड करता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल तक जाना चाह रही है। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास इतना रिसोर्स अवेलेबल है वो तो ज़्यादा कर लेगी, वरना चलो कम से कम 2 लोग तो होना यार, परचेज ऑर्डर बनाने वाला और होना चाहिए, अप्रूव होने वाला करने वाला और होना चाहिए, वरना जिसका दिल कर रहा है जो जो बना फेंक ही जाएगा, ठीक है। देन परचेज ऑर्डर की सेंस तो अभी तक बन गई होगी ना कि उसमें डिटेल में चीज़ें लिखी होती है, क्या आइटम चाहिए, कब तक चाहिए, अमाउंट वगैरह क्या है, सारा कुछ लिख के आप सप्लायर को भेजते हैं तो भाई हमें ये चीज़ें भिजवा दें आप, ठीक है। फिर उसने कहा जी परचेज ऑर्डर शुड बी सीक्वेंशली प्री नंबर्ड, ये भी एक कंट्रोल्स होने चाहिए ऑब्वियसली। देयर शुड बी प्रोसीजर फॉर प्लेसिंग सप्लायर्स ऑन द अप्रूव्ड लिस्ट, उसका भी कोई प्रोसीजर बनाएंगे भाई अप्रूव्ड लिस्ट के ऊपर वो किस तरह से बंदा आएगा। फिर ऑल ऑर्डर मस्ट बी प्लेस विद सप्लायर्स ऑन अप्रूव्ड लिस्ट, उसी में से आप का है परचेज ऑर्डर के ऊपर वो कहता है कि अप्रूव्ड सप्लायर रेफरेंस नंबर भी लिखा हो कि यार, ताकि एक और कंट्रोल लग गया ना। देखो एक तो आ गया जी उसमें से सप्लायर चूज करो, लेकिन लेट से आप कोई और फिर भी बंदा चूज करे, कैसे पता चलेगा कि उधर से है। तो परचेज ऑर्डर के ऊपर कोई रेफरेंस नंबर या उसका कोई नंबर कोई ना कोई लिखा हो, कोड वगैरह कोई लिखा हो कि ताकि वहां से भी कंफर्म हो जाए हाँ यार ये हमारे सिस्टम में से उठाया हुआ सप्लायर है, ठीक है। देन वो कहते हैं ऑर्डर्स अबाउट सर्टन वैल्यू जो है वो सीनियर मैनेजर उसको ऑथराइज करे, ठीक है, और उसके टेंडर वगैरह का भी ऑर्डर करे, सिंपल है ये कंट्रोल्स बन गए। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है यार, जो जो उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा ये अप्रूवल लिस्ट मेंटेन होनी चाहिए, देखें ये अप्रूवल लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैकेनिज्म के प्रोसीजर होने चाहिए अप्रूवल लिस्ट में जाने के लिए सप्लायर के, देखें कौन से प्रोसीजर्स हैं, खुद एक बार टेस्ट डाटा करके देखें, डाटा एंटर करके देखें क्या वो फॉलो हो रहा है। उसने कहा अगर ये सेग्रीगेशन ड्यूटी होनी चाहिए, परचेज ऑर्डर बनाता कोई और, अप्रूव कोई और करता है, आप कहें चलें जी ज़रा साइड पे हो, मैं खुद बैठता हूँ यहाँ पे, आपने डाटा एंटर करके देखा, देखें ज़रा अप्रूव होता है कि कोई और बंदे के पास किसी के पास जा रहा है या नहीं जा रहा। उसने कहा सीक्वेंशली प्री नंबर्ड होने चाहिए, इजी सीन है भाई, इंस्पेक्ट कर लें डॉक्यूमेंट्स वगैरह, देखें सीक्वेंशली प्री नंबर्ड है, खुद को परचेज ऑर्डर बना के देखें क्या तरतीब में आ रहा है, डेट शेट या उसके नंबर वगैरह आ रहे हैं। उसने कहा कि सप्लायर का रेफरेंस नंबर ऊपर लगा होना चाहिए, देख लो भाई परचेज ऑर्डर उठाओ, हर किसी का रेफरेंस नंबर है, कोई 8-10 रेफरेंस नंबर को मिला लो, मैच करके देख लो लिस्ट के अंदर क्या है इधर क्या है। उसने कहा टेंडर होना चाहिए, टेंडर के डॉक्यूमेंट्स मंगवा लो भाई, ठीक है, सैंपल पे उठाओ जो जो लेट से अगर 2 लाख रुपए की अगर उन्होंने रखा हुआ है तो आप कहें अच्छा चलो ये 70-80 ट्रांजेक्शन हुई हैं, इसमें से कोई 15 ट्रांजेक्शन के टेंडर डॉक्यूमेंट्स ला के दिखाओ, आगे हैं सारे वैलिड, कोई बात कर रहे हैं फॉलो। कंट्रोल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना तो इंतहाई ईजी है भाई, वो 7 प्रोसीजर जो हैं आपने इंस्पेक्ट कर लेने टेंडर डॉक्यूमेंट, सही है, आपने ऑब्जर्व कर लेना है सिस्टम, आप मतलब वो 7 प्रोसीजर्स को ही आपने कर रहे होना है, जो कंट्रोल्स वो बोलेगा उसी कंट्रोल्स के ऊपर, सिंपल, ठीक है जी। देन अब दूसरा सिस्टम आ गया जी रिसीविंग गुड्स का, तो इसमें भाई कुछ रिस्क हैं, जैसे उसने कहा रिस्क है कि गुड्स मे बी एक्सेप्टेड फ्रॉम अ सप्लायर विदाउट हैविंग बीन ऑर्डर, ये एक बड़ा मसला है, ये भी हो जाता है कि भाई हमने तो ऑर्डर किया ही नहीं था, सप्लायर साहब ने चीज़ें भेज दी और हम एक्सेप्ट भी कर बैठे हैं, मुफ्त में हमें पैसे अब उसके देने पड़ जाएंगे, हमने ऑर्डर नहीं किया था, सप्लायर ने गलती की, जो आप समझ गए कि सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलती हुई जो कल हम पढ़ रहे थे सेल्स वाली डिस्पैच, गलत जगह पे आपका ऑर्डर चला गया, उसकी तरफ से वो गलती हुई, तो इधर हमारी तरफ से क्या होगा, हमारा मसला ये होगा कि भाई रिस्क ये है कि हमने ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया था, हमारे पास चीज़ पहुंच गई, अब क्या कीजिए, और हमने एक्सेप्ट भी हम करके बैठ गए, ठीक है। तो या उसने कहा सप्लायर्स मे क्लेम टू हैव डिलीवर गुड्स, या सप्लायर हो सकता है कहे कि मैंने चीज़ें डिलीवर कर दी हैं लेकिन असल में नहीं हुई। अब ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ ले तो समझ आ रही, कल हमने क्या पढ़ा था सेल्स में कि भाई हमने चीज़ डिलीवर की है कस्टमर को, कस्टमर साहब कहते हैं कि मुझे मिली नहीं है,
तो हो सकता है कस्टमर कहे, इधर कस्टमर कह रहा है कि भाईजान आपने तो कुछ डिलीवर ही नहीं किया, और आप कहीं जा रहे हैं मैंने डिलीवर किया, असल में तो नहीं किया। दोनों तरफ से हो सकता है ना कुछ। फिर रिस्क क्या है, रिस्क दैट कंपनी में फेल टू क्लेम डिस्काउंट फ्रॉम सप्लायर फॉर ऑर्डर्स अबव सडन। ये भी एक बड़ा मसला है कि हो सकता है कि सप्लायर ने कोई डिस्काउंट्स दिए हों, ठीक है, दूसरी कंपनीज को भी दे रहे हो, लेकिन आपको ना वो डिस्काउंट मिल रहे हो, आपकी नज़र से नहीं गुजरे, या आपका इतना अच्छा ताल्लुक नहीं है सप्लायर के साथ, ठीक है। या हो सकता है कि एक सर्टन साइज़ या एक सर्टन अमाउंट के ऊपर मिलते हों, लेकिन आप क्या करते हैं जी, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए से ऊपर अगर आप सप्लायर से खरीदेंगे, वो कहता है मैं 5% दूंगा, आपने 9 लाख रुपए तक उससे खरीद लिया, उसी तरह की चीज़ एक और सप्लायर भी लिस्ट में पड़ा हुआ है, उससे आपने खरीद ली 5 लाख की। अब वही चीज़ है, सेम क्वालिटी है, लेकिन अगर आप पहले वाले से खरीदते तो 14 लाख हो जाता है, आपको 5% डिस्काउंट भी दे देता है। तो ये भी थोड़ी सी मैनेजमेंट है ना, इसको भी समझना पड़ता है, ये रिस्क है। फिर वो कहते हैं रिस्क दैट सप्लायर्स मे इनवॉइस फॉर गुड्स दैट हैव नॉट एक्चुअली बीन प्रोवाइडेड। ऑब्वियसली ये भी आपको किया जा सकता है। अब इसमें देखिए उन्होंने साथ साथ कंट्रोल ऑब्जेक्टिव इसी में लिखी जा रहा है। देखिए उसने एंड पे पहला रिस्क है तो उसने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव उसका क्या लिखा है, इज देयर फॉर टू मेक श्योर दैट ऑल सीट ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव तो यार इंतहाई आसान होता है ना, रिस्क का ही ऑपोजिट है, सही है। अब उसने मतलब अलग हेडिंग के साथ कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स नहीं बताए, उसने इसी लाइन में ही ऊपर लिख दिया रिस्क एंड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव साथ साथ ही बता दिए। देखें आईकैप ने माशाल्लाह बुक बड़ी अच्छी लिखी हुई है, वो आपकी ना कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है, वो रट्टे की तरफ नहीं जाता। अगर ये रट्टे इधर से आप उसका माइंड पढ़े, रट्टाइज्म होता है ना, तो उसने यहाँ पर भी वो उसी तरह हेडिंग उसने कहा नहीं, पहले मैं आपको अप्रोच समझाऊंगा, उसने अप्रोच समझाई है, उसने रिस्क अलग से लिखे, उसने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव अलग से लिखे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अलग से लिखे, कंट्रोल्स अलग से लिखे, उस सारा कुछ उसने लिख दिया। 3-4 बार उसने ये एक्टिविटी करवाई है आपसे, जब आपको समझ आने लग गई फिर अब वो आपको ले आया इधर प्रिंसिप, उसने क्या किया, रिस्क एंड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव उसको मर्ज कर दिया, क्योंकि वो कहता है कि अब आप इतने के डेवलप हो गए, इतने के मैच्योर हो गए हैं कि आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग हेडिंग दे के बच्चों की तरह उंगली पकड़ के सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें वो आपसे बेचारा देखें क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। फिर जी कंट्रोल्स प्लेस आपने कर देने हैं, जो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये इसमें कुछ है नहीं खास जो मुश्किल लग रहा हो। चलें जी, ये फिर आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं इतना मुश्किल। रिस्क अगले भी इजी हैं, अंडरस्टैंडेबल हैं सारे। बेसिकली जिस तरह सेल सिस्टम था ना, उसी तरह ये भी फॉलो हो रहा है, बस इसमें ओरिएंटेशन या अप्रोच थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। अदर देन दैट यार देखें अगेन वही बात है कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि इसको हर्फ ब हर्फ आप जितना मर्जी पढ़ लें, ये इधर से निकल जानी है। अप्रोच पे प्लीज़ काम करें, मैं आपको बार बार यही कहता रहूँगा, क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर काम करें। आगे चलते हैं, थोड़ा पे रोल सिस्टम थोड़ा सा पढ़ते हैं, बाकी जो है फिर क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा है, कुछ वो कल पढ़ेंगे तो कुछ आज पढ़ लेते हैं। पे रोल सिस्टम, अच्छा जी, पे रोल का आपको पता है ना, सैलरीज की बात हो रही है, स्टाफ को पे रोल कहते हैं, ठीक है। तो उसको उसमें भी ऑब्वियसली बेतहाशा रिस्क है, उसके भी कंट्रोल्स वगैरह बनाने हैं, उसके भी सारा कुछ ही करना है। तो पे रोल जो है ना, एक आप समझें सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है आपकी कंपनी का, आपके बिजनेस का, क्योंकि विदाउट एम्प्लॉयज़ तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और स्पेशली जहाँ पर आपका टेक्निकल नेचर का काम हो, ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ हो काम के अंदर, उसमें तो आपका कॉम्पिटेंट रिसोर्स होना बड़ा ही ज़रूरी है। अब वो रिसोर्स आपने मेंटेन भी करना है, मैनेज करना है, उसको आपने उनकी सैलरीज वगैरह का ख्याल रखना है, उनका ये देखना है कि भाई ज़्यादती भी ना हो, लेकिन ये नहीं कि ओवर भी आप उनके साथ करने लग जाएं। टाइमली सैलरीज कैलकुलेट हो रही हो, फिर बीच में लॉस भी आ जाते हैं, आपको पता है टैक्सेशन वगैरह पढ़ ली होगी, सैलरीज के ऊपर टैक्स है, विद होल्ड करना होता है, प्रिस्क्राइब्ड एजेंट विद होल्डिंग एजेंट होता है आपका। हर प्राइवेट लिमिटेड या जो भी लिमिटेड कंपनी है एटलीस्ट, वो तो आपकी क्या है, विद होल्डिंग एजेंट है, उन्होंने सैलरीज पे टैक्स विद होल्ड करना है। और इस तरह लेबर लॉज आ जाते हैं, EOBI है, पेंशन है, ग्रेचुटी है, प्रोविडेंट फंड है, बहुत कुछ है भाई, बहुत। आप ये समझ लें कि जब ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स बनाती है ना, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाती है, आमतौर पे होता है जब ज़्यादा लोग हो जाए ना, तो फिर होता है यार तो मैनेज कौन करेगा। तो मैंने तो ये अक्सर देखा है जगह पर कि भाई HR एक ऐसा फंक्शन है जिसकी तरफ सबसे पहले भाग के जाया जाता है कि यार HR मैनेज करें पहले से,
लोगों के कॉम्पिटेंट लोगों का इंटरव्यूज़ लेने हैं, वो लेकर आने हैं, उनको रिटेन करना है, ट्रेनिंग शेनिंग आगे सैलरी वगैरह, अप्रेजल, सारा कुछ। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक है, इसलिए इसके कंट्रोल्स भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको भी हमने देखना है। तो वो अब कह रहा है जी पेरोल सिस्टम जो है आपका, पेरोल सिस्टम, इसके भी ऑब्वियसली उसने कुछ हिस्से बना दिए हैं। उसने इसको चार एलिमेंट्स में उसने इसको क्या किया, डिवाइड किया है। जैसे कि वो कह रहा है कि सबसे पहले एक मसला आ सकता है कैलकुलेटिंग ग्रॉस वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है कि भाई ग्रॉस सैलरीज या वेजेस कैलकुलेट गलत हो सकती है। ग्रॉस से मुराद पता है नेट पे और ग्रॉस पे का क्या फर्क होता है? नेट पे एंड ग्रॉस पे का क्या फर्क होता है? और वेजेस और सैलरीज का फर्क पता है? पहले तो नेट और ग्रॉस। नेट से मुराद क्या होता है कि तमाम उसमें से जो डिडक्शंस होनी थी, हो सकता है कोई पेनल्टी लगी हो, कोई फाइन लगी हो, कोई अंडर टाइम था, आप टाइमली आगे कोई हाफ लीव्स ली हुई हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, वो नेट है। या आपने कोई एडिशनल काम किया, वो सारा ऐड भी हो जाता है, उससे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डिडक्शन ही होती हैं। मतलब जो भी नॉन रूटीन चीज़ें हैं वो उसमें से हो के, फिर उसके अलावा प्रोविडेंट फंड वगैरह होते हैं, उनकी डिडक्शन हो जाती है, टैक्स की डिडक्शन हो जाती है, नेट पे हो जाती है। अक्सर क्या होता है जी ग्रॉस पे अच्छी भली होती है, मीम्स भी बनी होती है, इतनी ग्रॉस पे है, वो नेट कर करके इतनी की रह जाती है। तो ग्रॉस क्या है कि जिसके अंदर हर तरह का मेडिकल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, हर अलाउंस आपने पढ़े होंगे टैक्स में। सैलरी की अगर बात की है टैक्सेशन की, तो उसमें आपने सेक्शन 11 है आई बिलीव, उसका 12 है, तो उसमें आपने देखा होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कि भाई ये क्या क्या इसके अंदर है आता है। वो सैलरी में हर चीज़ ही डाल देता है, हर चीज़। वो कहता है कि कोई भी बेनिफिट जो मिल रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय का, वो सैलरी है। कुछ उसने बस एग्जाम्पशंस हल्की फुल्की दी हुई हैं। तो भाई वो सारा कुछ अगर ऐड हो जाए तो ग्रॉस है। जब उसमें से जो फिर चीज़ें लेस होनी होती हैं, डिडक्टेबल होती हैं, वो डिडक्ट करने के बाद जो पैसे बचते हैं जो कि असल में ट्रांसफ़र होने होते हैं एम्प्लॉय को, दैट इज़ कॉल्ड नेट पे। ठीक है, तो कहते हैं ग्रॉस और वो करने में, इधर तो भी ग्रॉस में मसला आ रहा है। फिर वेजेस एंड सैलरीज क्या है? वेजेस आपको पता है कि जो डेली वेजेस होती हैं, आमतौर पे लेबर्स जो होते हैं फैक्ट्री के अंदर, मजदूर तबका है, उनको डेली बेसिस पे आमतौर पर पैसे मिल जाते हैं। ये भी बड़ा मुश्किल होता है ना, इसको कैलकुलेशन के अंदर बड़े रिस्क आ सकते हैं, गलत कैलकुलेशन हो सकती है। किसी बंदे को लेट से वो एक दिन आया ही नहीं है, उसके पैसे मिल गए, किसी को हो सकता है कि मतलब है कि वो उसने छुट्टी किया, उसको फिर भी मिल गए, किसी ने छुट्टी नहीं की, उसको नहीं मिले। ठीक है, इस तरह के रिस्क हो सकते हैं। सैलरीज का भी इसी तरह है कि सैलरीज के अंदर कौन से अलाउंसेस ऐड होने हैं, लेस होने हैं, उनके अंदर मसाइल आ सकते हैं। देख लेते हैं। फिर वो आगे आपको कह रहा है कि जी रिकॉर्डिंग वेजेस, दूसरे नंबर पे क्या है, इनको रिकॉर्ड करने में, रिकॉर्डिंग वेजेस एंड सैलरीज पेएबल। ये भी आप लोग अकाउंटिंग माशाल्लाह इतनी तो पढ़ ही ली है कि हमें पता है कि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम फॉलो कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे जून के महीने की सैलरी जुलाई में मिलनी है, आम तौर पे तो यही होता है ना। बहुत ही कोई अच्छी कंपनी है ना, वो लास्ट डे पे दे देती हैं, ठीक है, या एक दो दिन पहले मंथ एंड होने के। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि अगले दिन, क्योंकि क्लोज होते हैं ना अकाउंट्स मंथली, फिर वो सारे एक्सपेंसेस देखे जाते हैं, उसके हिसाब से फिर सैलरीज भी कैलकुलेट होती हैं। क्योंकि देखिए अगर मैं 30 तारीख को सैलरी बना लूँ, 31 दिन, पता नहीं 31वें दिन एक बंदे ने छुट्टी शायद करनी हो, तो उसकी मैं फिर इधर इंक्लूड करूँ या ना करूँ। तो आमतौर पर जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं पाकिस्तान में, अगर बात की जाए प्रैक्टिकल जो बात है, जो मैं अपने क्लाइंट्स में देखता हूँ, वो आमतौर पे क्या करते हैं कि टाइमली कर देते हैं, मंथ एंड होते ही या मंथ एंड होने से पहले ही एक दो दिन। क्योंकि वो उनका रिसोर्स एक तो बड़ा ही टेक्निकल होता है, वो एक तो उसको खुश रखना चाहते हैं, और सेकेंडली वो कहते हैं यार एक दो दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना कमा रहे हैं तो कर भी देंगे। सॉफ्टवेयर हाउस पे टैक्स ही कोई नहीं है, मतलब 1% वो देते हैं, और एक केस में 0.25% भी हो जाता है। वैसे मतलब है वो कुछ भी नहीं, तो वो इतनी टेंशन लेते हैं। दूसरी जो कंपनीज हैं उनके जो टैक्स ही बड़े लग रहे होते हैं, वो फिर एक एक चीज़ बड़ा सोच समझ के कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी कई कंपनीज अच्छी हैं, वो पहले भी पे कर देती हैं। खैर वट एवर द केसेस, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि भाई आप अगले महीने की लेट से 5 तारीख को पे कर रहे हैं, तो भाई 5 दिन तक पेएबल तो खड़ा करना है ना, लाइबिलिटी तो ठहरानी है ना अकाउंट्स में। अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग बनना रोएगी, वो कहेगी भाई मंथ एंड हो गया, अभी तक इस मंथ के एक्सपेंसेस कहाँ पे हैं। एक्सपेंसेस अगर लिख दिया तो दूसरा हेड किधर गया अकाउंटिंग का? जाहिर है सिर्फ डेबिट साइड थोड़ी लिखनी है, क्रेडिट भी तो कुछ करना है। या तो कैश करो, बैंक करो, अगर वो गया है, वो तो नहीं गया तो फिर क्या करो, पेएबल करो। तो इसका मतलब है कि वो रिकॉर्डिंग करने में मसाइल आ सकते हैं। कई लोग रिकॉर्ड ही नहीं करते, वो बाद में पेमेंट के टाइम पे कर देते, जो कि गलत है अकाउंटिंग के आईएफएस के हिसाब से। देन भाई एक और बहुत बड़ा मसला क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एंड अदर डिडक्शन।
मतलब यही अब ग्रॉस में से वो चीज़ें निकाल रहा है, टैक्स एंड अदर डिडक्शंस, इसको नेट बना रहा है। ठीक है, इसमें मसाइल हैं भाई, टैक्स रेट से नहीं पता, वो किस अलाउंस को एग्जाम्प्ट करना है, किसको लेना है, उसमें उसके नहीं समझ आ रही। फिर भाई पेमेंट का मसला है। पेमेंट में भी आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो रूल है सेक्शन 21L है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, वो आपको क्या कहता है कि आपने एक्सपेंसेस जो है सर्टन अमाउंट से ऊपर 25,000 से ऊपर आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू ही पे करने हैं, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर वो सैलरी की जब स्पेसिफिकली बात करता है तो वो कहता है कि भाई 32,000, अब क्योंकि मिनिमम वेज है पाकिस्तान में, तो इससे ऊपर जो सैलरी है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही जानी चाहिए, लाजमी है बैंकिंग चैनल के थ्रू, चाहे चेक हो चाहे ऑनलाइन हो पेमेंट। ठीक है, और चेक भी क्रॉस चेक, ओपन चेक जो होता है ना बिरर चेक, तो जिसके पास वो निकलवा ले, वो चेक नहीं कंसिडर, वो बैंकिंग चैनल कंसिडर नहीं होता कानूनी तौर पे, क्योंकि कानून कहता है यार बैंकिंग चैनल का मतलब ये था कि मुझे पता लगे किस बंदे के पास गए हैं। ओपन चेक है, किसी ने कैश करवा लिया, उसका मैं क्या करूँ, मुझे क्या पता लग रहा है किधर जा रहे हैं पैसे। ठीक है, तो ये मतलब कुछ मैं आपको ऐड ऑन बता रहा हूँ, चीज़ें ये याद रखनी है, पेपर में आप ऑब्वियसली रेलिवेंट जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो पेमेंट वगैरह का भाई मसला है कि पेमेंट किस तरह से की जाए, और बड़े इसमें रिस्क, एक तो है ना नॉन कंप्लायंस का हमने रिस्क पढ़ लिया है कि फिर ये भी हो सकता है कि यार जिस बंदे के अकाउंट में जाने थे उसके नहीं गए, गलती से किसी और बंदे के अकाउंट में भेज दिए, ट्वाइस भेज दिए, डबल भेज दिए, 2 महीने बाद जाके पता लगा यार वो डबल भेजे था, उसका तरले डाल रहे हैं, वो कंपनी छोड़ के जा चुका है, मतलब कुछ भी सीन इस तरह के हो सकते हैं। ठीक है जी, अब भाई ये कुछ देखें पे रोल के अंदर तो यही है मसाइल। पहला मसला क्या है, ग्रॉस सैलरी वेजेस नहीं सही कैलकुलेट हुई। ठीक है, फिर एक मसला आ गया कि जी रिकॉर्ड सही नहीं हो, पेएबल तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, भूल गए पेएबल रिकॉर्ड करना। फिर एक रिस्क आ गया टैक्सी और अदर रिडक्शन जो करनी थी वो सही तरह कैलकुलेट नहीं हुई, मतलब नेट पे ही सही नहीं निकली। अच्छा नेट पे तो चलो निकल ही आई, जैसे ही निकली पेमेंट करते हुए फिर फटा हो गया। तो भाई यही रिस्क है, इसके अलावा क्या और निकलना एम्प्लॉय का। वो जो है ना, हम यहाँ पे पे रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से, मतलब कि पैसे के उधर से, HR सिस्टम नहीं पढ़ रहे, ह्यूमन रिसोर्स का नहीं, उसमें बहुत और हज़ारों खड्डे होंगे। ठीक है, अप्रेजल सही नहीं हुआ, फीडबैक सही नहीं आया, जो है एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस नहीं ठीक है, एम्प्लॉयज़ को जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो सही नहीं दिए जा रहे, रियलिस्टिक नहीं, वो एक बिल्कुल अलग बहस है, वो नहीं हम यहाँ पे कर रहे। हमारा यहाँ पे जो कंट्रोल्स हम पढ़ रहे हैं ना, जिन साइकिल्स के, जिन ट्रांजेक्शन्स के, हमारा मकसद क्या है कि हम भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रेलेवेंट जो है ना, मोस्ट रेलेवेंट उनको पढ़ें। देखें सेल्स बहुत रेलेवेंट है, परचेजेस बहुत रेलेवेंट है, पे रोल सैलरीज आनी है भाई इनके अकाउंट्स में, पे रोल सैलरीज की हद तक रेलेवेंट है, HR इनका कैसे चल रहा है वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। आगे कैश एंड बैंक पढ़ेंगे, इंतहाई इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। और फिर हम वो इन्वेंट्री पढ़ लेंगे, रिसीवेबल्स पढ़ लेंगे वगैरह वगैरह, मतलब वो रेलेवेंट है हमारे लिए। तो वही हम अपना, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है देखने का कि हमारे अकाउंट्स के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं उनके हमने कंट्रोल सीखने हैं। ठीक है जी, क्योंकि कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट हमने समझने होते हैं, याद है ना, ISO 315 कहता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट लेनी है आपने, उनके घर के कंट्रोल्स नहीं देखने लगे ना जाके। तो भाई रिस्क है जी, सबसे पहला रिस्क है जी, इसमें क्या रिस्क है, कहते हैं वेजेस एंड सैलरीज में बी पेड टू इंडिविजुअल्स हु आर नॉट एम्प्लॉयज। ओ ग्रॉस वेजेस के अंदर घोस्ट एम्प्लॉय, ब्रैकेट में लिख लो घोस्ट एम्प्लॉय, भूत मुलाजिम। सरकारी इदारों में तो आपको पता है, स्पेशली अगर आप चले जाएं आप सिंध में, ठीक है क्या ही देते हैं, तो सबको ही पता है। तो गोस्ट एम्प्लॉयज़ अक्सर न्यूज़ आ रही होती हैं कि इतने गोस्ट एम्प्लॉय है, वो पंजाब में भी ऑब्वियसली पड़े, दूसरे सूबों में भी हैं, लेकिन मतलब है कि ये पाए जाते हैं भाई कि कोई लोग मौजूद ही नहीं है। तो खैर मैं सरकारी तौर पे बात कर रहा हूँ, हो सकता है कंपनी के अंदर भी ये हो कि किसी ने फ्रॉडुलेंटली कोई ऐसे बंदे का नाम डलवाया जो असल में एम्प्लॉय है ही नहीं। चलो फ्रॉडुलेंटली ना भी हो सकता है एरर हो जाए कि फॉर एग्जांपल एक बंदा था वो पिछले महीने छोड़ के चला गया, इस महीने भी उसकी ग्रॉस वेजेस कैलकुलेट हुई पड़ी। ये तो प्रैक्टिकली बहुत होता है। हमारे एक बार एक मतलब फर्म में सुनने में आया था, किसी और फर्म में, वो ये हुआ कि जी लड़का जो था स्टूडेंट NOC लेकर जा चुका है, उसको अगले 6 महीने उसको स्टाइपेंड जाता रहा, ना उस शहजादे ने बताया कि मुझे स्टाइपेंड आ रहा है, ना इनको अकल वालों को भी पता लगा कि जी हम क्या कर रहे हैं। तो ये भी देखें, आपने उन बंदे को पे करा जो आपका एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर तो चलो अमाउंट छोटी थी, स्टाइपेंड था, इतना मैटर नहीं करता, लेकिन यही अगर बड़ी अमाउंट्स हों, असल में देखें कंट्रोल की ब्रीच तो कंट्रोल की ब्रीच है, अगर छोटे के लिए हो सकती है तो बड़े के लिए भी हो सकती है। ठीक है, ये रिस्क है। फिर वो कहते हैं एम्प्लॉयज़ मे बी पेड फॉर वर्क दे हैव नॉट डन, ऑब्वियसली
ग्रॉस वेजेस एंड सैलरीज कुड बी कैलकुलेटेड इनकरेक्टली, ये तो है ही सिंपल सा। टैक्सेशन एंड अदर डिडक्शन कुड बी कैलकुलेटेड इनकरेक्टली। अच्छा अब ये देखें डिडक्शंस का ताल्लुक इधर कहाँ से आ गया, ये आई क्या थोड़ा थोड़ा हिल जाता है। ग्रॉस वेजेस की बात हो रही है और बीच में डिडक्शंस डाल रहे हैं। डिडक्शन तो भाई वैसे ही हमने रिस्क की अलग से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, वो तो तीसरे नंबर वाले में आना चाहिए। और सेकेंडली ग्रॉस से मुराद है कि हमने सारी ऐड चीज़ें करनी होती है तो हमने देनी है। डिडक्शंस तो हमने नेट पे निकालते हुए करनी, तो ये रेलेवेंट नहीं है। अच्छा अब उसने कहा क्या कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हो जाएं, तो उसने कहा कि भाईजान हमारा मसला क्या था, ऐसे इंडिविजुअल्स को पे कर देते हैं जो एम्प्लॉयज़ नहीं है। उसने कहा यार तो उन्हीं को करो ना जो एम्प्लॉयज़ हैं बस। देखिए कितना फ़नी है लेकिन कितनी कॉमन सेंस है। रिस्क क्या है यार, ऐसे बंदों को कर देते हैं जो एम्प्लॉय नहीं है, और कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है यार, तो उन्हीं को पे करो ना जो एम्प्लॉय हैं, दैट्स इट। ठीक है, फिर वो कहता रही रिस्क क्या था कि जी उस फॉर वर्क दे हैव नॉट डन, उसका हम पे कर देते हैं। तो वो कहता रही इंश्योर दैट एम्प्लॉयज आर पेड ओनली फॉर वर्क दे हैव डन, बस। अब आगे बढ़ा टू मेक श्योर दैट एम्प्लॉयज आर नॉट पेड फॉर ओवर टाइम इफ दे हैव नॉट डन इट, कहता है जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो भाई ये इजी सीन है। अब वो नीचे एग्जांपल्स ऑफ यही वाले जो ऊपर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स थे इनको वो लिख रहा है और उनके कुछ प्रिंसिपल कंट्रोल बता रहा है, कुछ टीओसीज बता रहा है। जैसे उसने पहला बताया दी वेजेस एंड सैलरी शुड नॉट बी पेड टू इंडिविजुअल हु आर नॉट एम्प्लॉयज। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था ना, वे उनको पे नहीं होने चाहिए। हमारा रिस्क क्या था कि उनको पे हो जाता है, हमने कहा उनको रिस्क उनको पे नहीं होने चाहिए, बस सिंपल। अब इसको अचीव करने के लिए क्या कंट्रोल्स हम डिफाइन करें, तो उसने कहा भी सबसे पहले तो वही एसओडी बनाए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ बनाए। ठीक है कि आपका जो है वेजेस प्रिपेयर करने वाला बंदा कोई और हो, जो चेक बना रहा है या जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहा है, जिस तरह भी पेमेंट करने वाला बंदा कोई और होना चाहिए। अगर एक ही बंदा बना भी रहा है, पे भी वही कर रहा है, लेट से वो 2 नंबर नहीं भी है, बेईमान नहीं भी है, फ्रॉड नहीं भी कर रहा, फिर भी गलती हो सकती है ना कि उसने अपनी चीज़ को दोबारा रिव्यू नहीं करना, उसने उसी बेस पे करवा दिया। यही अगर बीच में एक और बंदा आ जाए तो फ्रॉड भी बच सकता है और गलती भी बच सकती है। वो दोबारा रिव्यू करेगा, वो पूछ ही लेगा कि यार ये बंदा कौन है, मैंने तो नहीं देखा कभी। देन वो कहते हैं ग्रॉस पे फॉर ईच इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड बी ऑथराइज बाय एन अप्रोप्रिएट पर्सन, जाहिर है ऑथराइज भी उसको करवाएं। शुड बी फॉर्मल ऑथराइजेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉय, क्योंकि हमारा एक मसला ये था कि भाई हमारे एम्प्लॉय नहीं है, उनको हो जाता है, तो जब जब कोई नया एम्प्लॉय आता है उसको भी रिकॉर्ड करें। अच्छा इसमें एक आप और कंट्रोल भी डाल सकते हैं कि जो जब एम्प्लॉय छोड़ जाता है तो उसको भी इंश्योर करें कि वो सिस्टम में से निकल चुका है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है कि जब एम्प्लॉय रिज़ाइन कर चुका है या छोड़ चुका है तो उस वक्त भी इंश्योर करें कि ही इज़ और शी इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर पेरोल सिस्टम। ठीक है, उसकी एंड डेट वहाँ पे डाल दें। अब इसके टेस्ट ऑफ कंट्रोल वही है भाई, अगर उसने कहा एसओडी होना चाहिए तो आप चेक कर लें एसओडी है या नहीं। उसने कहा था कि भाई ऑथराइज होना चाहिए, तो आप देख लें कि डॉक्यूमेंटेशन जो पड़ी हुई है उसकी पेरोल लिस्ट है या सैलरी शीट्स हैं, सैलरी शीट्स की हो रही है, स्लिप्स तो होती हैं जो आप उनको देते हो एम्प्लॉय को। ठीक है, तो सैलरी शीट्स ऑथराइज हैं, उनके ऊपर सिग्नेचर वगैरह नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये मतलब जो कंट्रोल है उसी के हैं। फिर उसने कहा सैलरी शुड बी कैलकुलेटेड करेक्टली, ये भी हमारा एक कंट्रोल ऑब्जेक्टिव था। कोई मसला नहीं भाई, सिंपल है कि फॉर्मल उसने कहा पर्सनल रिकॉर्ड्स हो गिविंग डिटेल्स ऑफ ईच एम्प्लॉय, हर बंदे का प्रॉपर एक फाइल बनी हो, रिकॉर्ड पड़ा हो, उसके अंदर लिखा हो जी कब उसने आया, कब ज्वाइन किया, उसकी सैलरी क्या है, कौन कौन से अलाउंसेस उसको एक्स्ट्रा देने हैं। मतलब ये अगर कंट्रोल हो, उस कंट्रोल के मुताबिक हर बार सैलरी बने तो बेहतर बन सकती है। आपने सिंपल टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या करना है, उसकी फाइल को देख लेना। ठीक है, तो भाई क्या वो वाकई बनी हुई है कि नहीं। तो जी इस तरह मेरे ख्याल में ये किया जा सकता है। एम्प्लॉयज़ पेड टाइम बेस्ड वेजेस शुड नॉट ओनली बी पेड शुड ओनली बी पेड फॉर टाइम दे हैव वर्कड। ऑब्वियसली कंट्रोल ऑब्जेक्टिव तो यही था कि अगर जिनको टाइम बेस्ड वेजेस दिए जा रहे हैं 2 घंटे के, 3 घंटे के, 4 घंटे के, उनको सिर्फ उसी टाइम पे दे रहे हैं जिस पे वो किया। तो भाई कंट्रोल शीट आपकी बन सकती है, इसमें भी आप इसको आवरली बेसिस पर कर लें या वो क्लॉक इन लगा सकते हैं। कोई आपने सिस्टम लगाया हो कि भाई फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय इस तरह के हैं कि खास रूम में जाके सिर्फ काम ही करते हैं, अगर और कुछ नहीं होता, तो आप कहें यार इसमें एंटर होते हुए भी आपने बायोमेट्रिक कर देना है, एग्जिट करते हुए बायोमेट्रिक कर देना है। ठीक है, तो ये भी एक कंट्रोल है, आपको पता लग गया। अब जो भी उन्होंने तरीकाकार अपनाया हो, कोई डिवाइस लगाई हुई है या कोई आवरली बेस्ड शीट बनाई हुई है, टीओसी क्या है कि उसी को जाके टेस्ट कर लेंगे क्या वो वाकई है या नहीं है, उसके ऊपर साइन वगैरह है किसी अप्रोप्रिएट पर्सन के या नहीं है। देन वो कहते हैं पेमेंट शुड नॉट बी मेड एक्सेप्ट फॉर वर्क डन एंड अनलेस प्रॉपर्ली ऑथराइज, पेरोल कैलकुलेशन शुड बी एक्यूरेट। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था भाई, सही है। पहले तो ये है कि पेमेंट करने वाला जो बंदा है वो सेपरेट होना चाहिए, एसओडी होनी चाहिए, हमने पीछे ही पढ़ा है। सेकंड ये है कि भाई ऑथराइज होने चाहिए पेमेंट भी। ठीक है, पेमेंट्स जब अक्सर क्या होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र लेटर। आप क्या करते हो, अपने सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट एक बना के लेटर हेड पे कंपनी के प्रिंट करके अपने रेलिवेंट बैंक को भेज देते हो कि यार
इन सबको आपने सैलरी ट्रांसफ़र कर देनी है, वो एक ही बार में हो जाती है, ठीक है। बाकी तरीका ये भी है कि आप चेक भी दे सकते हो, लेकिन चेक ऑब्वियसली वहाँ पे दिए जाते हैं जहाँ पे कम एम्प्लॉइज़ हो। अब अगर आपके सैकड़ों एम्प्लॉइज़ हैं या हज़ारों एम्प्लॉइज़ हैं तो आप भाई कितने चेक बना के पागल हो जाओगे। आपने एक लिस्ट मेंटेन की होती है, वो आप लिस्ट सीधी अपने बैंक को भेज देते हो, ठीक है, तो बैंक कर देता है। अच्छा, कई लोगों ने तो बैंक को इंटीग्रेट भी किया होता है अपने पेरोल सिस्टम के साथ कि जैसे ही वो टाइम आता है, पेरोल कैलकुलेशन हो जाती है, वहाँ से क्लिक करते हैं तो भाई वो बैंक सीधा बैंक के पास ईमेल चले जाती है या पॉपअप आ जाता है, बैंक के क्लिक के ऊपर सारा कुछ वो पे कर देता है उनको। अब जो भी ये सिस्टम है आपने उसके ऊपर टीओसी परफॉर्म कर लेने कि भाई क्या ये वो ऑथराइज शीट्स हैं। अगर कंप्यूटराइज सिस्टम है तो उसके अंदर आपने टेस्ट डाटा रन करके देखें ताकि आपको पता चल जाए उसका भी, ठीक है। चलें, ये दो आज के लिए बहुत है, बाकी ये कैलकुलेशन ऑफ टैक्स और रिकॉर्डिंग और पेमेंट वगैरह फिर कल इंशाल्लाह देखेंगे। आज ये वेजेस वाला ही ठीक है, सही है। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आपने पूछ लेना है, ठीक है, कोई मसला नहीं इसमें होना चाहिए। यार वैसे क्यों ना आप लोगों को थोड़ी सी मैं तकलीफ़ दूँ, मेरे ख्याल में देनी चाहिए मुझे। ये अगला आप ने ये पढ़ना है, ठीक है। ये मैं कल फिर स्टार्ट कराऊंगा बैंक एंड कैश सिस्टम से। ये आप लोगों ने इसको खुद पढ़ना है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से कोई क्वेश्चंस करें, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया हो कि भाई आप लोग पढ़ भी रहे हो। तो आपने फ़ौरन व्हाट्सएप कर देना है मैसेज, जो भी आपकी क्यूरी है, लेकिन ये आपने सारा पढ़ना है क्योंकि इसके अंदर क्यूरीज आनी चाहिए। नहीं कोई आई इसका मतलब पढ़ा ही नहीं आपने या आप समझे नहीं इस चीज़ को, तो भाई आपने इस तरह इसको, आपको अप्रोच पता लग गई आप बेहतर तरह, तो इसके ऊपर आपने चलना है। इनको ज़रा देख कर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आपने फ़ौरन पूछ लेना, ठीक है। कल फिर बैंक एंड कैश सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।